हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं रोमेश उपाध्याय एंड ब्रेन ड्रेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने रिजर्व तक कंप्लीट कर लिया था। और बच्चों, यदि आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया है कि मैं आपको एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा, मगर इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए यदि आप अपने सामने एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक को ओपन रखेंगे तो ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो देखिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है बच्चों। देखिए, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। रिसोर्सेज बहुत जरूरी होते हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। क्या बच्चों? क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि यदि मैं आपको एक उदाहरण की तरह एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं तो देखिए बच्चों कि आप मान लीजिए आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, ठीक है, और आपको किसी से कम्युनिकेशन करना है तो आप कैसे करेंगे, है ना? तो आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं जी पाएंगे, राइट? और यदि आपके पास घर नहीं है, मानिए यदि आपके पास घर नहीं है तो आप कहां पर रहेंगे? तो वहां पर भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सफर करेगी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज बहुत जरूरी होते हैं, राइट? जैसे कि घर हो गया, मकान हो घर हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, और भी जितनी भी चीजें होती हैं जिससे कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करके रख सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट मेंशन है कि रिसोर्सेज क्या फ्री ऑफ गिफ्ट ऑफ नेचर है। देखिए, जैसे मैं बात करूं हवा, पानी, ठीक है, ये सारी चीजें रिसोर्सेज जो हैं ये नेचर का गिफ्ट है बच्चों। मगर यदि मैं बात करूं जैसे मोबाइल फोन, ये हमको नेचर ने थोड़ी ना प्रोवाइड किया, ये तो हमने खुद से बनाया है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेचर ने प्रोवाइड करी हैं और कुछ चीजें हमने खुद से डिस्कवर की हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ह्यूमन बींग्स कभी भी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते बच्चों। कैसे? इसका इतना ज्यादा इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं कि उससे रिसोर्सेज का डेप्लीशन शुरू हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण एक दूं आपको। देखिए, प्रेजेंट में एक ही सेम लैंड पर इतनी बार लोग खेती करते हैं कि वहां की जो लैंड होती है, ठीक है, लैंड की जो सॉइल होती है वो अनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है, उसकी जो उपजाऊपन होता है वो कम हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं। जैसे यदि अभी मैं रिसेंटली एक न्यूज को कवर करूं तो देखिए, प्लास्टिक बैग्स की बात करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स अभी गवर्नमेंट ने बैन कर दिए। आपको पता है प्लास्टिक बैग से कितना पॉल्यूशन होता है, राइट? एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, और भी कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात की गई है कि देखिए, ह्यूमन बींग्स अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर लालच के लिए कुछ इंडिविजुअल, ठीक है, रिसोर्सेज का डेप्लीशन करते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज का इतना ज्यादा यूज कर लेते हैं कि वो खत्म होने लगती है, राइट? नेक्स्ट बच्चों, इसमें बात की गई है, देखिए कि यहाँ पर हैव्स एंड हैव्स नॉट की बात हो रही है। अब ये हैव्स और हैव्स नॉट क्या होते हैं? देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा। आप सोचिए कि आप किसी एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जहां पर बहुत अच्छा रिच बैकग्राउंड है, आपके माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके माँ बाप आईएएस हैं, ठीक है, दोनों माँ बाप आईएएस हैं। तो आपकी जो एजुकेशन होगी और आपकी जो करियर चीजें बनेंगी, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज है कि आपकी जो करियर मेकिंग प्रोबेबिलिटी होगी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अगर यदि मैं एक ऐसे माँ बाप की बात करूं जो मान लीजिए सब्जी बेचते हैं या बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके बच्चे की यदि मैं करियर मेकिंग की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, तो आपके रिस्पेक्ट में बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए, अब जो माँ बाप आईएएस हैं तो उनके बच्चों के पास अच्छी वेल्थ आएगी, ठीक है, हर चीज अच्छा अच्छा होगा, तो उनको हम बोलेंगे हैव, ठीक है। और हैव्स नॉट उनको बोलेंगे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज है, वो सब हैव नॉट्स में आते हैं, ठीक है बच्चों। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारी सोसाइटी ना हैव्स और हैव्स नॉट में बटी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे बहुत सारी चीजें हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा अपनी सोसाइटी में कि किसी के पास बहुत महंगी महंगी ऑडी बीएमडब्ल्यू कार्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर तक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी सोसाइटी में डिवीजन है। और इस डिवीजन की वजह से हो क्या रहा है बच्चों, वो ये रहा है कि जो रिसोर्सेज है ना वो कुछ पर्टिकुलर हैंड्स में है चली गई है। कुछ पर्टिकुलर लोगों के पास इतनी ज्यादा रिसोर्सेज हो गई है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, और कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज की भी बात हो रही है, जो कि हमारी सोसाइटी को दो सेगमेंट में डिवाइड कर देती है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, हैव्स और
हैव्स नॉट, राइट, ठीक है, या फिर आप इसको रिच और पुअर भी बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को इतनी ज्यादा तरीके से यूज कर रहे हैं और इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं, जिससे कि रिसोर्सेज बच्चों खत्म हो रही हैं और उसका जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ना चाहिए वो भी बहुत बेकार प्रभाव पड़ रहा है। यदि एग्जाम्पल की बात करें, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग किससे होती है, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन ये भी इसी से होती है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण में इतनी सारी ऐसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तो बहुत सारी चीज आती हैं, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन। अब ये सारी चीजें किससे हो रही हैं कि हम जो रिसोर्सेज का, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देखने को मिलेंगे बच्चों। अब वो रिजल्ट्स हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, जहां पर हम रहते हैं अपने आसपास के वातावरण में हमको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम पॉलिथीन बैग्स यूज करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, हमारी आसपास हमने कहीं भी कूड़ा डाल दिया तो वहां पर जो भी लैंड होती है वो गंदी होने लगती है, वहां पर पॉल्यूशन होने लगता है और उसी के कंसिक्वेंसेज हमको भुगतने पड़ते हैं, हमको कोई बीमारी हो जाती है, कभी कुछ कोई डिसीज हो जाती है, राइट। तो ये बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए बात ये है कि यदि रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी समान लोगों को यदि रिसोर्सेज बांटी जाएं या फिर सबके पास समान रिसोर्सेज हो, तो देखिए एक तो क्या होगा कि पूरे विश्व में पीस रहेगा, शांति रहेगी, ठीक है, कोई किसी के बीच में रिसोर्सेज को लेकर लड़ाई नहीं होगी और जो जो एसेंशियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो सभी के पास होंगी, तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन होके रहेगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और बात मेंशन की गई है एनसीईआरटी में आपके, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डेप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्री कंटिन्यू, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। अब देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ। यूएस एनवायरमेंट को लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त चीजें करता रहता है, मगर यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ा तो आपको पता लगेगा कि यूएस ने पहले ही इतनी सारी इंडस्ट्री सेटअप कर ली थी, इतना सारा उन्होंने कोल से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर लिया था, ठीक है, कि अब इनके पास इतनी रिसोर्सेज भी हैं, मनी भी है, तो ये इन सारी चीजों से कर कर अपने देश में पर्यावरण को तो सही कर पा रहे हैं। मगर क्या करते हैं ये, जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया को पुश करते हैं कि आप कोल का यूज मत करिए, राइट, आप पेट्रोल डीजल का यूज मत करिए, आप ज्यादातर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को यूज करिए जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। अभी बात यह है बच्चों, प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में अभी उतना डेवलपमेंट है नहीं है, यूरोपियन कंट्री से यदि आप कंपेयर करेंगे या फिर अमेरिका से कंपेयर करेंगे या जो भी डेवलप्ड नेशन है उनसे कंपेयर करेंगे, तो हमारा देश बच्चों अभी उनसे बहुत पीछे है। तो हमको अभी डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजें लगेंगी, बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, ठीक है। तो ये आप उदाहरण अपने अगर जहां भी आंसर लिखते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यही बात हो रही है कि कुछ देश ऐसे, जैसे मैं चाइना की बात करूं तो चाइना देखिए, आप वहां का इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है इंडस्ट्री से कि चाइना से सिर्फ चाइना ही थोड़ी ना उनका पर्यावरण दूषित होगा, उससे जो रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में हार्मफुल गैसेस, उससे बच्चों सारी चीजें प्रभावित होती हैं, ठीक है। हमारा देश भी, क्योंकि वो पॉल्यूशन तो सब जगह एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, ये सारी चीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, रिसोर्स प्लानिंग जो है, ठीक है, बहुत जरूरी होती है। यदि हमको रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज करना है बच्चों, तो रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। याद रखिए रिसोर्स प्लानिंग होना मतलब बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। रीजन क्या है, यदि आप रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो एक तो आप किसी भी रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करेंगे, ठीक है, और आपको पता होगा कि यदि हम इसको अच्छी तरीके से यूज नहीं करेंगे तो इसके हार्मफुल कंसिक्वेंसेज भी हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपकी एनसीईआरटी में, नेक्स्ट टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मैं आपको समझाता हूं। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बच्चों मतलब ये होता है कि आप अपने आसपास या जहां भी किसी देश में डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, मगर विकास ऐसा करिए कि पर्यावरण दूषित ना हो, एनवायरमेंट को कोई भी हार्म ना हो, ऐसा यदि आप डेवलपमेंट करते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आएगा। इसमें एक और बात आप नोट कर लीजिए या मेंशन कर लीजिए कि देखिए आप डेवलपमेंट कर रहे हैं मगर जो बच्चे आने वाले फ्यूचर जनरेशन में हैं, ठीक है, जो लोग फ्यूचर में आएंगे उनकी नीड्स को आप कंप्रोमाइज ना करें। जैसे यदि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए मान लेते हैं कि अभी हम बहुत सारा पेट्रोल कोल वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, और हमने मान लीजिए इसको खत्म कर दिया,
तो अब जो फ्यूचर जनरेशन होगी उसको इसके बारे में कैसे पता होगा, ठीक है। कोल होता था या पेट्रोल होता था, उसको जब वो यूज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और उनकी जो नीड्स होगी उसको भी तो आपने कंप्रोमाइज कर दिया ना। तो डेवलपमेंट ऐसा करिए कि जिससे कि एनवायरमेंट भी दूषित ना हो, पर्यावरण भी साफ रहे आपका, और जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स हैं, ठीक है, उसको आप उसके साथ कंप्रोमाइज ना करें। तो इसको बोलेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पर आपको ये एक इमेज दिख रही होगी, ये बेटा मैंने यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिया है। अब देखिए यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 17 डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं। देखिए नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, ये जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखिए इससे ये जितने भी गोल है ना, इनसे किसी की भी फ्यूचर जनरेशन की कोई भी डिमांड या उनकी डिमांड्स या नीड्स को हम कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। देखिए पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हंगर नहीं होना चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी यानी जो सेक्स रेशियो हम देखते हैं हमारे इंडिया में, या बात करें तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सेक्स रेशियो, राइट। जैसे कहीं मेल ज्यादा है, कहीं फीमेल ज्यादा है, वैसा नहीं होना चाहिए। समानता होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए, ठीक है, जो हम पानी पीते हैं वो साफ होना चाहिए, सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्कीम लेकर आए थे, ठीक है, सैनिटेशन के लिए, जो शौचालय बनाए थे हर घर घर, ठीक है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जितने भी गोल्स हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, एक तो विकास कर रहे हैं, और इससे बेटा कोई भी करने से एक तो पर्यावरण दूषित नहीं होगा, ठीक है, एनवायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं होगा। दूसरी चीज कि जो फ्यूचर जनरेशन है ना, उसकी डिमांड्स या नीड्स को भी हम सेटिस्फाई कर उसकी डिमांड और नीड्स को हम कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में। नेक्स्ट टॉपिक है, ये समिट की बात हो रही है, अर्थ समिट की 1992 में, ठीक है। ये हुआ था रियो डी जेनेरो में, अर्थ समिट 1992 में, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें बच्चों ये 1992 में हुआ था। 1992 में इसमें 100 स्टेट्स स्टेट्स यहाँ पर वो राज्यों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर देशों की बात हो रही है, ठीक है। तो 100 देशों के, जो जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री है ना, पूरे देश को चलाते हैं, हेड होते हैं, तो ऐसे ही 100 देशों के जो हेड थे वो इस समिट में आए थे, ठीक है। और यहाँ पर बात की गई थी एनवायरमेंट को लेकर, ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। अभी मैं बताता हूं आपको। इसको बच्चों इंटरनेशनल अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, 1992 में हुआ था, और इसको इंटरनेशनल अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, राइट। अब ये किया क्यों था, रीजन ये था इसको करने का कि जो एनवायरमेंट में, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही थी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, इन सब को एड्रेस करने के लिए, ये जितनी भी अर्जेंट प्रॉब्लम्स थी इनको एड्रेस करने के लिए ये समिट को रखा गया। और इसमें बात की गई कि किस प्रकार से हम पर्यावरण को प्रोटेक्शन कर सकते हैं, पर्यावरण का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कि अपने आसपास के एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें। और बच्चों सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात की गई, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है बच्चों, कि समाज में अर्थव्यवस्था किस प्रकार से, ठीक है, सब लोगों के पास अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, तो समाज में सभी लोग बराबर हो पाएंगे पूरे विश्व में, ठीक है। इसका ये मेन उद्देश्य था, ठीक है। अब बच्चों यहां पर बात की गई है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की भी बात की गई थी, ठीक है। अभी देखिए जो एनवायरमेंट में हम पॉल्यूशन करते हैं उससे बच्चों होता क्या है, उससे ये प्रॉब्लम होती है कि क्लाइमेट चेंज हम देखने को मिलता है। जैसे अभी हम इंडिया में देखें तो असम में बहुत सारी बाढ़ आ रही है, राइट। बहुत सारा मतलब इतने सारा पानी है वहां पर कि लोग मर रहे हैं पानी की वजह से। यदि हम राजस्थान की तरफ देखें, गुजरात की तरफ देखें, वहां पर वाटर क्राइसिस है, तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का बच्चों मतलब ये है कि वहां पर बहुत सारे जीव जंतुओं की मतलब होंगे तो अच्छा रहेगा, और उससे क्या होगा कि एनवायरमेंट भी अच्छा रहता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जैसे मैं बोलूं, मान लीजिए आप किसी बायोलॉजिकल कंजर्वेशन पार्क में चले गए, तो वहां पर आपको बहुत अलग अलग प्रकार की जीव जंतु देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिससे कि यदि हम पर्यावरण को दूषित करते हैं बच्चों, तो होता क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो हमें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पर फोकस करना था इस समिट में, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी देखकर चलना था, ठीक है। नाम याद रखने ना, इसको इंटरनेशनल अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। 1992 में हुआ था जून के अंदर, राइट। अब देखिए, और इसका हम मतलब एक और ये चीज देख लीजिए, इसमें एनसीईआरटी में मेंशन है कि ये जो बेटा कन्वेंशन था, ठीक है, ये हमने सोचा था कि हम
2021 तक, ठीक है, यानी 2021 तक हम इसको बहुत अच्छी तरीके से सुधार कर लेंगे, सारी चीजों को एड्रेस कर लेंगे और सब कुछ अच्छा अच्छा कर लेंगे पर्यावरण को लेकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है नेक्स्ट एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था, ये देखिए 1992 में हुआ, और ये टर्म याद रखिएगा, यूएनसीडी, बच्चों इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, राइट। ये भी रियो डी जेनेरो में हुआ, ब्राजील के अंदर जगह है ये, ब्राजील के अंदर, ठीक है। ब्राजील आपने देखा होगा कहां पर है, ठीक है, साउथ अमेरिका के अंदर आता है बच्चों ब्राजील, राइट। अब यहां पर भी बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बच्चों बात हो रही है कि हम किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये मैं आपको अभी प्रीवियस बता चुका हूं, राइट। कुल मिलाकर बात यह है बच्चों की हम किस प्रकार से ऐसा डेवलपमेंट करें, ऐसा विकास करें जिससे कि पर्यावरण दूषित ना हो, और जो फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है, उनके डिमांड्स या उनकी जो भी चीज वो यूज करेंगे रिसोर्सेज, उनके साथ हम कोई भी कंप्रोमाइज ना करें। और ऑब्जेक्टिव ये था कि 2021 तक इस समिट का हम बहुत सारी चीजें कवर कर लेंगे, पॉल्यूशन को कम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। अब इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। देखिए, रिसोर्स प्लानिंग का एग्जांपल है चंडीगढ़, ठीक है। हमारे देश में जितने भी जो राज्यों स्टेट्स के अंदर, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, वो हम प्री प्लानिंग नहीं था, ठीक है। लोगों ने जमीन देखी, घर बनाना शुरू कर दिया, तो ऐसे विकास होता गया, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्री प्लान नहीं था। अब हम बात करें चंडीगढ़ की, ठीक है, चंडीगढ़ आपको पता होगा दो स्टेट्स की कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा की, ठीक है। आप चंडीगढ़ कभी जाइए बच्चों घूमने के लिए, तो चंडीगढ़ में आप देखेंगे कि जो आपको घर दिखेंगे ना, वहां पर एक सेम टाइप के घर दिखेंगे, और वो सिटी प्री प्लान्ड है, ठीक है। उस सिटी को डिजाइन करने से पहले हमने पहले ही रिसोर्स प्लानिंग कर ली थी, ठीक है। प्री प्लानिंग चीजें करी थी कि कहां पर कैसे घर होने चाहिए, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वो बहुत अच्छी सिटी है, बहुत क्लीन भी देखने को मिलेगी आपको, बहुत सुंदरता है वहां पर, ठीक है, बहुत पेड़ ही पेड़ देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छी सिटी है, आप जाइए। तो रिसोर्स प्लानिंग का एग्जाम्पल आप चंडीगढ़ में को दे सकते हैं, यदि आप कहीं भी लिखते हैं, मेंशन करते हैं इसके बारे में। अब एनसीईआरटी में क्या बोला गया रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, तो देखिए बच्चों, एनसीईआरटी में बोला गया है कि रिसोर्स प्लानिंग ना बहुत जरूरी होती है यदि आपको रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करना है, ठीक है। रिसोर्सेज को यदि आपको डेप्लीशन रिसोर्सेज का डेप्लीशन नहीं करना है, रिसोर्सेज को वेल मेंटेन तरीके से यूज करना है, तो रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है। अब देखिए हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के अंदर इनॉर्मस डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। देखिए आप, यदि आप लद्दाख में जाएंगे वहां कुछ और लैंग्वेज बोली जाती है, राइट। हमारे नीचे आएंगे, साउथ वगैरह के पोर्शन में जाएंगे, वहां पर कुछ और लैंग्वेज है, एटमॉस्फेयर कुछ और है, टेम्परेचर कुछ और है, डाइवर्सिटी बहुत अलग अलग है, राइट। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि इंडिया में बहुत अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी है, एटमॉस्फेयर को लेकर, टेम्परेचर को लेकर। तो यहाँ पर कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि देखिए समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर आप इन तीनों स्टेट्स में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। जैसे आयरन हो गया, कॉपर वगैरह, ये सारे मिनरल्स में आते हैं बच्चों, ये सब बहुत ज्यादा मिलते हैं। कोल्ड डिपॉजिट्स भी मिलते हैं बहुत ज्यादा। यदि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर बच्चों पानी बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है, पानी बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। बारिश बहुत ज्यादा होती है अरुणाचल प्रदेश की तरफ, आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ ये जो नॉर्थ ईस्ट में मेघालय आता है, वहां पर तो इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है मेघालय के अंदर, राइट। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पानी बहुत मिलेगा, मगर रिसोर्सेज जैसे हम बात करें मिनरल्स वगैरह, ठीक है, ये नहीं मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, वो बहुत कम है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हमारी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये सारी स्टेट्स आती हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह, राइट बच्चों। अगर हम राजस्थान की बात करें तो देखिए यहाँ पर राजस्थान और गुजरात में हम सोलर और विंड एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, मगर वहां पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है, राइट। पीने योग्य जो वाटर होता है वो उसकी कमी है। अब लद्दाख की बात करें, यहाँ पर देखिए लद्दाख थोड़ा सा बेटा ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे देश से थोड़ा सा आइसोलेटेड है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं, डेवलपमेंट ना के समान है, बहुत कम है, ठीक है। तो कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख की बात हो रही है, ठीक है, जो लद्दाख में तो ठंड बहुत ज्यादा रहती है, ठंडी बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, टेम्परेचर कम रहता है। यहाँ पर कल्चर हेरिटेज बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी कल्चर से रिलेटेड, मगर यहाँ पर भी पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर विकास बहुत कम है, मिनरल्स बहुत कम है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये हो रही है कि हमारे देश में यदि बात करें तो देखिए
ऐसा समझ लीजिए कि इस हिस्से में बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, इस हिस्से में कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, यहाँ कुछ नहीं है। तो रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमारे देश के अंदर जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से बटी हुई है। तो इसको हम किस प्रकार से प्लान करें, एक प्रॉपर वे में यूज करें, ये सारी बात करेंगे इसमें। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग कैसे की गई है। देखिए, और बच्चों ये समझ लीजिएगा, रिसोर्स प्लानिंग करना एक इजी प्रोसेस नहीं होता, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसको तैयार करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ पता होना चाहिए। और एक वेल प्लान होना चाहिए कहीं भी चीज कुछ भी करने का, ठीक है। उसको हम अच्छी तरीके से बोलेंगे कि यहाँ पर आप रिसोर्स प्लानिंग की गई है, राइट। अब देखिए कि रिसोर्स प्लानिंग के लिए सबसे पहली स्टेप क्या होगी कि आपको आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कहां पर क्या चीजें पाई जाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको 3 स्टेट्स के एग्जाम्पल लिए थे, मध्य प्रदेश वगैरह, यहाँ पर रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स पाई जाती हैं, ठीक है। लद्दाख में जाएंगे वहां कुछ और पाया जाएगा, साउथ की स्टेट्स में जाएंगे वहां कुछ और पाया जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जगह पर कौन सी रिसोर्सेज ज्यादा पाई जाती है, किस जगह पर कौन सी रिसोर्सेज कम पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर मैपिंग करना पड़ेगा। अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी के बेसिस पर, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा के बेसिस पर कि कितनी मात्रा किस जगह पर ज्यादा है। और देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में जो यूरेनियम पाया जाता है ना, उसकी क्वालिटी बहुत कम है। यूरेनियम आपको पता होगा न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह में यूज किया जाता है, या हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह में यूज किया जाता है। तो यूरेनियम की क्वालिटी इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, मगर क्वालिटी बहुत बेकार है। हम बाहर के देशों से एक्सपोर्ट करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। तो हमको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेट करना पड़ेगा, तब हम सबसे पहले प्रोसेस रिसोर्स प्लानिंग में कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है कि आपको एक प्लान्ड स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा जिसमें एक अच्छी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, स्किल हो, इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो। और ये सब कुछ करने के बाद फिर आपको इन सारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। देखिए अब इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताता हूं कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है। जैसे मान लेते हैं हम यदि किसी अनपढ़ आदमी को, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको मान लेते हैं कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, ठीक है। तो उसको कुछ पता होगा, वो आपके कुछ अच्छी नॉलेज दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ना। तो वो क्या क्या प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करेगा। तो जो बंदा, जो आदमी या कोई भी ह्यूमन बीइंग यदि रिसोर्स प्लान कर रहा है तो उसको पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी के बारे में या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर एक एजुकेशन, इंफॉर्मेशन सब कुछ होना चाहिए जिससे कि वो अच्छी प्लानिंग कर पाए, राइट। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है बच्चों कि मैच करना, ठीक है, रिसोर्स डेवलपमेंट को मैच करना प्लान्स के साथ, और फिर पूरे देश में ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स को इंप्लीमेंट करना। जैसे मैंने अभी आपको चंडीगढ़ का एक एग्जांपल दिया था, आप उसको मेंशन कर सकते हैं यदि आप अपने आंसर में लिखेंगे, ठीक है, तो वहां पर लिख सकते हैं, आपको नंबर भी अच्छे मिल सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात हो रही है, देखिए इंडिया हैज मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तो उसके बाद हमने 1950 के बाद से ही रिसोर्सेस प्लानिंग तैयार करना शुरू कर दिया था। तो हमारे देश में 5 साल का रिसोर्स प्लान सरकार लेकर आती थी, ठीक है। इसको बोलते थे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फिर सेकंड 5 ईयर प्लान, ऐसे अलग अलग 5 ईयर प्लान में हमने किसी प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर बात की, किसी अलग 5 ईयर प्लान में हमने पॉवर्टी को हटाने की बात की, किसी में हमने बात की कि बाहर के देश की कंपनियां किस प्रकार से हमारे देश में इन्वेस्ट करें। तो अलग अलग हमने शुरू से ही 5 सालाना एक प्लान तैयार किया, ठीक है, कि हम किस प्रकार से डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों की यहाँ पर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को, और इसमें एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें लिखी हुई। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज की जहां भी अवेलेबिलिटी है, ठीक है, और उसको जानना, पहचानना, उसको सर्वे करना, ये सारी चीजों को जानने के बाद फिर आप क्या करेंगे, जब आप ये सब कुछ जान लेंगे, फिर जो आपने रिसोर्स प्लान किया है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। फिर इंप्लीमेंटेशन के बाद आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे डेवलपमेंट होगा, वहां के लोगों का एक पर्टिकुलर
हर चीज में वो डेवलप करेंगे, चाहे वो शिक्षा हो, ठीक है, चाहे वो जॉब्स हो, हर चीज में मतलब अच्छा अच्छा विकास होगा उनका, हर तरीके से चीजें सही तरीके से चलेंगी, राइट। अब देखिए होता क्या है कि कुछ जो लोग गरीब हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना, हैव्स एंड हैव नॉट, जो लोग उनके पास मनी नहीं है, ठीक है, या उनकी फाइनेंशियली जो बैकग्राउंड होती है वो अच्छी नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ बात की गई है एनसीईआरटी में कि देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पर रिसोर्सेज है वहां पर बहुत सारे लोग पैसे वाले होंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में ये सारी कोल्स वगैरह पाए जाते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना यहाँ के सारे लोग बहुत पैसे वाले हैं। या फिर जहां पर ये मिनरल्स वगैरह पाई जाती हैं, खदानें जहाँ होती हैं, वहां पर कभी आप जाएंगे देखेंगे तो वहां के लोग ना बहुत बैकवर्ड होते हैं, ना तो वो शिक्षा में अच्छे होते हैं, ना फाइनेंशियली अच्छे होते हैं, ना उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पर रिच सोर्सेज हैं वहां के लोग बहुत अच्छे हों, मतलब फाइनेंशियली साउंड हों, या फिर उनके पास अच्छी समझ हो, अच्छी शिक्षा हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब रीजन यही है कि यदि आपको, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिसोर्सेज का, समान रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे कि सभी लोगों का बेहतर डेवलपमेंट हो, सभी लोग समान तरीके से विकास करें, तो ये हमारे लिए एक चुनौती होती है रिसोर्स प्लानिंग करते वक्त, ये आप याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोलोनाइजेशन की बात हो रही है। कोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए ये ब्रिटेन वगैरह ने क्या किया कि अपने पावर से अलग अलग देशों में जाकर अपनी कॉलोनी, ठीक है, जैसे हम कॉलोनी बोलते हैं ना, इस कॉलोनी में रहते हैं, इन्होंने अपना अपना एक एक तरीके से वहां पर अपना राज सा करते थे ये, कि मतलब फोर्सेस के दम पर वहां पर राज करते थे, ठीक है। जैसे आपको पता होगा हमारे देश में 1947 में हमें आजादी मिली, उससे पहले हमारे ऊपर कौन राज करते थे, यही कॉलोनी बनाकर इंडिया की कॉलोनी बना ली थी इन्होंने, ब्रिटेन वालों ने, और हमारे ऊपर राज करते थे, हमारा इकोनॉमिकली और हर तरीके से शोषण करते थे, राइट। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि द हिस्ट्री ऑफ colonization reveals that rich sources and colonies were the main attraction for the foreign invaders। अब आप एक बात बताइए कि बाहर के लोग हमारे देश में क्यों आए। सिंपल सी बात है कि हमारे देश में रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, हमारे देश में जैसे आपको पता हो मसाले बहुत ज्यादा फेमस है हमारे देश के, तो यहाँ पर लोग, ठीक है, स्पाइसेस का ट्रेड करने आते थे फॉरेनर लोग, ठीक है, यहाँ पर रेड करते थे, लूट कर ले जाते थे सारी चीजें। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, ठीक है। या फिर देखिए टेक्नोलॉजी के बेसिस पर लोग मूव करते हैं, जैसे हम बात करें, हमारे देश के लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग यूएस चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं जॉब करने के लिए, क्योंकि उनको पता है वहां पर एक तो डेवलपमेंट अच्छा है हमारे देश के कंपैरिजन में, और टेक्नोलॉजी भी बहुत सारी अच्छी है, तो वो माइग्रेट करके चले जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इट वॉज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट of the colonizing countries that help them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। क्या करते थे बच्चों की यहाँ पर आकर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइटेशन करके, यूज करके चले जाया करते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, जो रिसोर्सेज आपने एक्सप्लॉइट कर दी वो तो यहाँ पर कमी हो जाएगी ना उस रिसोर्सेज की, तो ये किया करते थे ये लोग, और अपने देश में यहाँ से चीजों को ले जाकर विकास कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लोगों को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो और इससे क्या होगा कि जिस देश में ये इन्होंने राज किया उस देश के रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रख दिया, तो एक तो वहां पर रिसोर्सेज की कमी हो गई, राइट। और दूसरी चीज क्या हो गई, वहां के लोग भी तो आप पीछे की तरफ कर रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था, वहां के लोग क्या कैसे हो जाएंगे, हैव्स नॉट, उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं, राइट। तो वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, ना तो एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ना टेक्नोलॉजी में, ना डेवलपमेंट में, किसी भी चीज में नहीं, वो पीछे ही रहते रहेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें बात हो रही है कि therefore in India development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and historical experiences of the people। अब किसी भी जगह यदि रिसोर्सेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां की रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज कर लेंगे, उसको यूटिलाइज करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। जो ह्यूमन रिसोर्स है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज में मान लीजिए एक आदमी पढ़ा लिखा है, ठीक है, बहुत अच्छी उसको नॉलेज है बहुत सारी चीजों के बारे में, ठीक है, ऐसे लोग आपको लगेंगे, और आपको हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस लगेगा, ठीक है, कि वहां पर ऐसे पहले जो चीजें हो चुकी हैं उससे आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है, तब आप प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग कर पाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हम यहीं तक बच्चों डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।